अभी तक हम लोगों ने एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, मोलर वेट, आयनिक वेट, इन सब के बारे में पढ़ा है। अब हम एक्चुअली एक नया तरह का वेट देखे होंगे या देखोगे कि एक इक्विवेलेंट वेट शब्द इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली फॉर एनी केमिकल स्पेसिस, किसी भी केमिकल स्पेसिस के लिए, और एनी केमिकल स्पेसिस इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन किया जाता है इस तरह से कि मोलर वेट ऑफ दैट स्पेसिस डिवाइड बाय एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। ये गौर कीजिएगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है, मतलब इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम। इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम को हम लोग डिफाइन करते हैं मोलर वेट ऑफ दैट स्पेसिस डिवाइड बाय एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर दोनों सेम ही चीज है। तो मोलर वेट तो हम समझते हैं, मोलर वेट तो हम लोग पढ़ चुके हैं मोल कंसेप्ट में, लेकिन बात जब एन फैक्टर की है तो एन फैक्टर हम लोग नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को इक्विवेलेंट वेट समझने के लिए एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर जानना होगा। तो आज हम लोग एक्चुअल में एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर को निकालने का तरीका ही सीखने वाले हैं, ठीक है। तो एन फैक्टर क्या होता है, इसी का दूसरा नाम वैलेंसी फैक्टर भी है, बहुत सारे किताबों में वैलेंसी फैक्टर लिखा जाता है। एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर एक कंसेप्ट है जिसकी मदद से हम लोग इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस डिफाइन करते हैं। एक्चुअल में अलग अलग स्पेसिस के लिए अलग अलग रिएक्शन में एन फैक्टर को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। जैसे कि एलिमेंट के लिए अलग होगा, मॉलिक्यूल के लिए अलग होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए अलग होगा, एसिड के लिए अलग होगा, बेस के लिए अलग होगा। तो बारी बारी से हम सभी तरह के केमिकल स्पेसिस का एन फैक्टर निकालना सीखेंगे आज की क्लास में। और इक्विवेलेंट वेट एन फैक्टर निकाल लेंगे, मोलर वेट हम जानते हैं तो इक्विवेलेंट वेट भी हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, ये पढ़ेंगे। तो फॉर डिफरेंट केमिकल स्पेसिस, for different chemical species, N factor is defined in different ways. In different ways, अलग अलग तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के स्पेसिस के लिए हम लोग N फैक्टर को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे कि हम पहला लेते हैं फॉर एलिमेंट। एलिमेंट के लिए एन फैक्टर जो होता है एलिमेंट का वैलेंसी के बराबर होता है, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट के बराबर होता है। कहने का मतलब है वैलेंसी आप अच्छे समझते होंगे, एलिमेंट का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड और शेयर टू ऑब्टेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। अगर फॉर मेटल की बात करें तो वैलेंसी होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर, और अगर नॉन मेटल की बात करें, अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो वैलेंसी होता है कितना, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो मेटल और नॉन मेटल के लिए हम लोग इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन बैलेंस इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो देखिए अगर हम सबको अगर लिस्ट करें, जैसे कि हम इधर लिखते हैं एलिमेंट और इधर लिखते हैं हम एन फैक्टर। तो देखिए एलिमेंट हम लिखते हैं, मान लिया एलिमेंट लिखा एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम एक मेटल है जिसके पास 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जिसका वैलेंसी होगा 3। सोडियम 1, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है जिसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, मतलब इसका एन फैक्टर वैलेंसी हो जाएगा 2। अगर हम बात करें क्लोरीन तो 8 माइनस 7 मतलब 1। तो इस तरह से आप एलिमेंट का वैलेंसी फैक्टर निकालोगे इक्वल टू वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। अगर मेटल रहा तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर, अगर नॉन मेटल रहा तो 8 माइनस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर।
तो ये हुआ एलिमेंट का वैलेंसी फैक्टर निकालने का तरीका। हम लोग आगे पढ़ेंगे अदर स्पीशीज का कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अगर हम एलिमेंट के लिए बात बोलते हैं कि फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम, अगर हम आपसे पूछे इक्विवेलेंट वेट निकालिए एल्युमिनियम का, तो क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा इन ग्राम, हो जाएगा मोलर वेट ऑफ एल्युमिनियम डिवाइड बाय एन फैक्टर ऑफ एल्युमिनियम। मोलर वेट एल्युमिनियम का है 27 ग्राम डिवाइड बाय 3, बैलेंस फैक्टर 3 है तो 9 ग्राम। तो अगर एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो 9 ग्राम। दूसरा, अगर हम मान लिया ऑक्सीजन का बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम निकालिए, तो फिर वही मोलर वेट ऑक्सीजन एटम का डिवाइड बाय एन फैक्टर ऑक्सीजन एटम का कितना हो जाएगा? 16 डिवाइड बाय 2 ग्राम मतलब 8 ग्राम। तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट एन फैक्टर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट होगा फॉर आयंस, आयंस के लिए बैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर। आयंस के लिए एन फैक्टर होता है मॉडुलस ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन वन आयन। एक आयन पर जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसका मॉडुलस वैल्यू, जैसे कि हम इधर आयंस लिख रहे हैं, इधर हम एन फैक्टर लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लिखते हैं Cl माइनस तो होगा 1, अब मान लेते हैं O2 मास लिखते हैं तो होगा 2, अगर हम लिखते हैं Mg2 प्लस तो होगा 2, अगर हम लिखते हैं SO4 माइनस तो होगा 2 एज आयन। तो बैलेंसी फैक्टर हम लोग आयन का क्या लिखेंगे? अगर हम Al3 प्लस लिखते हैं, Al3 प्लस लिखते हैं तो बैलेंसी फैक्टर क्या होगा? एन फैक्टर क्या होगा? 3 होगा। तो अगर हम आपसे इक्विवेलेंट वेट क्वेश्चन नहीं देते हैं फिर कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ, अगर हम आपसे पूछते हैं पहला परऑक्साइड आयन O2 माइनस, मान लिया इसका पूछते हैं, तो फिर आप क्या करोगे? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू करोगे मोलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। मोलर वेट हो जाएगा इसका कितना? 2 पे 2 माइनस है तो मोलर वेट हो जाएगा 32 ग्राम और बैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2 मतलब 16 ग्राम। अगर हम दूसरा पूछते हैं कि फ्लोराइड आयन का बताइए, तो इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम क्या होगा? मोलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर तो कितना होगा? 19/1 ग्राम। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ फ्लोराइड निकाल सकते हैं। तो हम आसानी से एलिमेंट का देखा बैलेंसी फैक्टर उसके बैलेंसी के बराबर होता है। आयन के लिए देखा बैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर चार्ज प्रेजेंट ऑन वन आयन के मॉडुलस के बराबर होता है। अब अगर हम लोग आगे करते हैं, हम लोग क्या करते हैं आगे? तीसरा करते हैं फॉर आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के लिए क्या होता है? बैलेंसी फैक्टर और इक्विवेलेंट वेट। तो आयनिक कंपाउंड के लिए एन फैक्टर होता है मॉडुलस ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन केटायन और एनायन, नोट टोटल मतलब नोट जोड़ना है आपको दोनों, किसी एक पे केटायन पे टोटल चार्ज देख लो या एनायन पे टोटल चार्ज देख लो, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में जितना केटायन पे चार्ज होगा उतना ही एनायन पे चार्ज होगा। तो आप किसी भी एक को देखोगे, केटायन देखो या एनायन देखो, उस पर टोटल चार्ज का मॉडुलस वैल्यू ले लोगे। खासकर एनायन मॉडुलस लेना होगा। जैसे हम कुछ आयनिक कंपाउंड लिखते हैं, आयनिक कंपाउंड लिखते हैं और इधर हम एन फैक्टर लिख रहे हैं, ठीक है, और इधर हम इक्विवेलेंट वेट भी एक तरफ लिस्ट करते हैं। देखिए आयनिक कंपाउंड अगर मान लिया बात करते हैं NaCl का, तो इसका बैलेंसी फैक्टर है 1, इक्विवेलेंट वेट होगा इसका मोलर वेट है 58.5 ग्राम डिवाइड बाय 1, इक्विवेलेंट वेट मोलर वेट बाय बैलेंसी फैक्टर। अगर हम बात करें Na2SO4 का, इसका एन फैक्टर होगा 2, 1 सोडियम पे 1 प्लस, 2 सोडियम पे 2 प्लस। अगर हम इसकी बात करें तो क्या होगा 142 डिवाइड बाय 2 मतलब 71 ग्राम।
अगर हम बात करें CaCl2 का या CaCl3 का करते हैं, इसका भी एन फैक्टर होगा 2, और इसका अगर इक्विवेलेंट वेट करोगे तो 100 ग्राम इसका मोलर वेट डिवाइड बाय 2 मतलब 50 ग्राम। अगर हम बात करते हैं Na3P का, ठीक है, तो Na3P पे या हम तो कोई दिक्कत नहीं, Na3P का ही करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं Na3P का, तो हमारे पास वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 3, बिकॉज 1 सोडियम पे 1 प्लस, 3 सोडियम पे 3 प्लस, और इसका अगर आप देखोगे तो 69 और 31 100 ही आएगा डिवाइड बाय 3। दिस वन विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na3P। 69 23 into 3 69 एंड और प्लस 31 100 ही आएगा। अगर आप हम एक Zn3P2 की बात करें, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 6। 1 जिंक पे 2 प्लस होता है, तो 3 जिंक पे कितना होगा 6 प्लस। अगर आप इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो 65.4 into 3 अब प्लस 31 into 2 डिवाइड बाई कितना 6 ग्राम। तो इस तरह से क्या होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ हम Zn3P2 निकाल सकते हैं। तो आयनिक कंपाउंड के लिए क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर में लिए आप समझो कि टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन या टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनायन का मॉडुलस वैल्यू लेना होगा। तो आयनिक कंपाउंड के वैलेंसी फैक्टर इसी तरह से निकाल सकते हैं हम लोग। इसके बाद चौथा पॉइंट है कोवलेंट कंपाउंड। हालांकि कोवलेंट कंपाउंड के लिए हम लोग वैलेंसी फैक्टर का डिफिनेशन है वो बहुत कम ही यूज करते हैं, लेकिन फिर भी कोवलेंट कंपाउंड के लिए हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। फॉर सिंपल कोवलेंट कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स के लिए डिफाइन नहीं हो पाएगा। सिंपल कोवलेंट कंपाउंड एन फैक्टर को हम लोग डिफाइन करते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स विथ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के साथ कितना बॉन्ड है उसी को उस कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर कहा जाता है। जैसे कि इधर हम कंपाउंड लिख रहे हैं, इधर हम एन फैक्टर लिख रहे हैं, और इधर हम इक्विवेलेंट वेट भी लिख रहे हैं सबका। तो मान लिया हम लिखते हैं CH4, तो कार्बन सेंट्रल एटम है तो 4 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 हुआ एन फैक्टर, और इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 16/4 ग्राम। मोलर वेट इसका 16 ग्राम है। हम ग्राम में ही बोल रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट ग्राम में ही बोल रहे हैं। जैसे एटॉमिक वेट, आयनिक वेट, मोलिकुलर वेट का कोई यूनिट नहीं होता, उसी तरह से इक्विवेलेंट वेट का भी कोई यूनिट नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसको मोलर वेट के टर्म में डिफाइन करें तो हम लोग उसको ग्राम इक्विवेलेंट वेट कहते हैं, इक्विवेलेंट वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम को। अगर हम मान लें इस तरह से कहते हैं कि NH3 का या NCl3 का तो हो जाएगा 3। अगर हम इसका इक्विवेलेंट वेट लें तो 35.3 into 3 प्लस 14 डिवाइड बाई 3 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। समझ में आया? तो हमारे पास जो है अलग अलग तरह का स्पेसिस था। एलिमेंट के लिए देखा वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर दोनों एक ही चीज है, वैलेंसी के बराबर है। आयन के लिए वैलेंसी फैक्टर जो है मॉडुलस ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन के बराबर है। आयनिक कंपाउंड के लिए टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन या टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनायन का मॉडुलस के बराबर है। और कोवलेंट कंपाउंड के लिए टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स विथ सेंट्रल एटम के बराबर है। ये सारा डिफिनीशन जो हमने अभी तक पढ़ा है, ये सारा डिफिनीशन अगर कोई स्पेसिस आइसोलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा तभी वैलिड है। इस बात को गौर करोगे। मतलब पॉइंट ये है कि हमने कहा CH4 का वैलेंसी फैक्टर 4 है अगर CH4 आइसोलेटेड फॉर्म में है। SO4 माइनस का वैलेंसी फैक्टर कहा 2 है अगर ये आयन आइसोलेटेड फॉर्म में है। Cl माइनस का वैलेंसी फैक्टर कहा 1 है अगर ये आयन जो है आइसोलेटेड फॉर्म में है। अगर ये सभी स्पेसीज, कोई भी स्पेसीज रिएक्शन में प्रेजेंट होगा तो रिएक्शन का टाइप डिसाइड करता है कि उस पार्टिकुलर स्पेसीज का वैलेंसी फैक्टर कैसे डिफाइन करेंगे। तो इस बात को आप नोट में कर लोगे कि above definition of n factors
above definitions of n factor is valid if spaces are present in isolated form, अकेले प्रेजेंट हो, किसी रिएक्शन में प्रेजेंट नहीं हो. If a species is present in a chemical reaction, then type of chemical reaction decide the n factor या valency factor. अगर कोई भी स्पेसिस रिएक्शन में प्रेजेंट हो तो रिएक्शन का टाइप डिसाइड करता है कि उसका एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे. जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कुछ रिएक्शंस जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, उन सभी रिएक्शंस के बारे में, उन सब में कैसे वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं. तो देखिए हम लिखते हैं पहला टाइप ऑफ रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन. एन फैक्टर ऑफ एसिड जो होता है वो क्या होता है, बेसिसिटी ऑफ एसिड होता है. और बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब आप जानते होंगे, नंबर ऑफ H+ आयन डोनेटेड. एन फैक्टर ऑफ एसिड जो होता है नंबर ऑफ H+ आयन डोनेटेड बाय एसिड के बराबर होता है. एन फैक्टर ऑफ बेस क्या होगा, एसिडिटी ऑफ बेस के बराबर होगा. नंबर ऑफ H+ आयन एक्सेप्टेड और OH माइनस डोनेटेड बाई बेस. कितना H+ लिया है बेस या कितना OH माइनस दिया है बेस, इसी से हम लोग बेस का वैलेंसी फैक्टर डिफाइन करेंगे. जैसे कुछ एग्जांपल के लिए हम रिएक्शन देते हैं, फाइंड n फैक्टर एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड एंड बेस इन फॉलोइंग रिएक्शन. एसिडिटी बेसिसिटी निकालने के लिए आप लोग को एसिड बेस रिएक्शन में बताया गया है, वही चीज हम लोग करेंगे यहां. जैसे पहला हम देते हैं NaOH को H3PO4 के साथ रिएक्शन कराया और बना Na2HPO4 और प्लस वाटर. NaOH को H3PO4 के साथ रिएक्शन कराया, बना Na2HPO4 प्लस वाटर. तो देखो यहां पे अगर हम इसके N, ये बेस है हमारा, ये दिख रहा होगा, ये तो साफ दिखेगा सबको, और ये हमारा एसिड है. तो अगर हम इसके N फैक्टर की बात करें, इसका N फैक्टर कितना OH मास देगा, एक ही तो है, तो एक OH मास देगा. ऐसे भी दिख रहा होगा, सोडियम के पास एक OH मास है, सोडियम के पास एक भी OH मास नहीं. इसका N फैक्टर कितना होगा, इसका N फैक्टर कितना होगा, इसका N फैक्टर होगा, अब देख लो इधर 3 हाइड्रोजन है H3PO4 का, और यहां पे 1 हाइड्रोजन है मात्र, मतलब 2 हाइड्रोजन ये क्या कर दिया है, प्रोवाइड कर दिया है, 2 हाइड्रोजन ये दे दिया है. कहने का मतलब अगर हम इसमें यहां पे इक्विवेलेंट वेट डिफाइन करना चाहें NaOH का, तो हमारे पास होगा 40, मोलर वेट 40 है, डिवाइड बाई 1. ग्राम लिखना, ग्राम लिखोगे आप. इक्विवेलेंट वेट यूनिटलेस होता है, अगर हम उसको ग्राम में लिखते हैं तो उसको ग्राम इक्विवेलेंट वेट कहते हैं, ये बात गौर करो. इसका इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे, इसका मोलर वेट है 98 डिवाइड बाई 2. इनफैक्ट 2 समझ में आया. H3PO4 के पास 3 हाइड्रोजन है,
यहां पे PO4 के पास एक हाइड्रोजन है, मतलब 3 हाइड्रोजन पहले का PO4 के पास, बाद में एक हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन दे दिया है। और 2 हाइड्रोजन दिया है मतलब इसका इन फैक्टर बेसिसिटी जो होगा 2 होगा, बेसिसिटी 2 होगा तो इन फैक्टर भी 2 होगा। इस तरह से हम दूसरा एक सवाल देते हैं आपको। COH का होल 2 को हम रिएक्शन करा रहे हैं H2CO3 के साथ और बना रहे हैं CaCO3 का होल 2 और प्लस वाटर। अब देखिए ये हमारा बेस है COH का होल 2 और ये हमारा एसिड है, ठीक है। अगर हम यहां पे n फैक्टर की बात करें COH का होल 2 का, तो n फैक्टर ऑफ COH का होल 2 कितना होगा? n फैक्टर ऑफ COH का होल 2 देखिए गौर कीजिए, कैल्शियम के पास यहां पे 2 हाइड्रोक्साइड आयन है, इधर कैल्शियम के पास एक भी हाइड्रोक्साइड आयन है, मतलब 2 हाइड्रोक्साइड था, दोनों का दोनों OH माइनस ये लूज कर चुका है। H2CO3 में गौर करिए, इस कार्बोनेट के पास 2 हाइड्रोजन है, यहां पर कार्बोनेट के पास एक हाइड्रोजन है, मतलब कार्बोनेट एक हाइड्रोजन, H2CO3 से एक हाइड्रोजन लूज हुआ है, मतलब यहां पे n फैक्टर 1 एसिड का। और जब n फैक्टर आपके सामने है तो इक्विवेलेंट वेट आप निकाल सकते हो, मोलर वेट डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर। तो यहां पे इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो इक्विवेलेंट वेट H2CO, इक्विवेलेंट वेट जो होगा COH का होल 2 का कितना आएगा? यहां पे आएगा मोलर वेट 40 और प्लस 34, 74 डिवाइड बाई 2। और अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालें H2CO3 का तो वो हो जाएगा 62 डिवाइड बाई 1। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड बेस n फैक्टर ऑफ एसिड बेस रिएक्शन को निकालोगे। रिएक्शन देख करके आपको पहले एसिडिटी और बेसिसिटी पता करना होगा और उसके बाद आप बैलेंसी फैक्टर का डेफिनेशन लगा करके आप इक्विवेलेंट वेट निकाल लोगे। ये हुआ एसिड बेस रिएक्शन। अब हम लोग दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, जो हम लोगों ने पिछले कुछ क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो अगला पॉइंट है हम लोग का, दूसरा रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में 2 स्पेसिस होता है, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों के लिए हम एक तरह से डिफाइन कर देते हैं, फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट n फैक्टर जो होता है वो डिफाइन होता है मॉडुलस ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल पर आयन, ठीक है। इस चीज का यूज हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में किया था। कहीं कहीं आप देखोगे n फैक्टर को अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए कहा जाता है n फैक्टर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड पर मोलिक्यूल, और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए कहा जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट पर मोलिक्यूल। तो गौर कीजिएगा, जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना सा ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा और जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना सा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल हम दोनों के लिए डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन अब फिर करते हैं, फाइंड n फैक्टर एंड इक्विवेलेंट वेट of oxidizing agent and reducing agent in following reaction, in following reaction। जैसे पहला में केस करते हैं, MnO4 माइनस Fe2 प्लस के साथ H प्लस के प्रेजेंस में Fe3 प्लस बना रहा है और Mn2 प्लस बना रहा है और प्लस वाटर बना रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोलिक्यूल निकालें तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज का है +7 और वहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। तो इसमें अगर हम वैलेंसी फैक्टर की बात करें, n फैक्टर की बात करें तो होगा 5, एक मैग्नीज में चेंज इंटू 1 मतलब 5। और यहां पे वैलेंसी फैक्टर की बात करें तो क्या होगा 1 इंटू 1 मतलब 1। यहां वैलेंसी फैक्टर 1 है, यहां वैलेंसी फैक्टर 5 है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे अगर हम इक्विवेलेंट वेट डिफाइन करना चाहेंगे
तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मोलर वेट। मोलर वेट आप निकाल सकते हो। मैग्नीज का एटॉमिक वेट अराउंड 55 के अराउंड होता है, आप देख लोगे पीरियड टेबल से वैसे, और प्लस 16 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, और इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? आयरन का एटॉमिक वेट होता है 56 डिवाइड बाई 1। एटॉमिक वेट वगैरह आपको याद करने की जरूरत नहीं है, तो आप आसानी से याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप पीरियड टेबल देखा करो। दूसरा हम सवाल देते हैं, Cr2O72 माइनस वो क्या कर रहा है? C2O42 माइनस के साथ H प्लस के प्रेजेंस में रिएक्शन करके Cr3 प्लस CO2 प्लस वाटर दे रहा है। मान लिया आपको इसको करना है, तो क्रोमियम का अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो यहां पे +6 है, कार्बन का यहां पे +3 है, कार्बन का यहां +4 है, क्रोमियम का यहां +3। तो इसका वैलेंसी फैक्टर अगर हम बात करें तो क्रोमियम का 6 से हो रहा है +3, तो कितना चेंज हो रहा है? 3, और कितना आइटम है यहां पे? 2। 3 गुना 2 मतलब 6। पर मॉलिक्यूल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल पर आयन देखना होता है, पर एटम नहीं। हमने एक एटम में निकाला 3 चेंज हो रहा है, 6 से 3 चेंज हुआ। एक आइटम में अगर 3 चेंज हुआ, घटा कितना से? 3 से घटा, तो घटाया बढ़ा, अल्टीमेटली मॉडुलस लेना है, तो चेंज हुआ 3, तो एक में 3, तो 2 क्रोमियम है यहां पे, 3 गुना 2 मतलब 6। यहां पे अगर हम बैलेंसिंग फैक्टर की बात करें तो कार्बन का +3 से हुआ कितना? +4, तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा? 1 से, और यहां पे है कितना कार्बन एटम? 2, तो बैलेंसिंग फैक्टर हो गया 2। अगर हम यहां पे इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो क्रोमियम का होता है 52 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 7 डिवाइड बाई 6, इतना ग्राम। यहां पे अगर हम इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो कार्बन का होता है 12 इंटू 2 और प्लस 64 डिवाइड बाई 2। तो इस तरह से हम लोग वैलेंसी फैक्टर इन रिडॉक्स रिएक्शन एंड इट्स इक्विवेलेंट वेट को निकाल सकते हैं। हम कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल और करते हैं रिडॉक्स पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सबसे ज्यादा टाइट्रेशन में आपको रिडॉक्स पे ही सवाल आएगा, जिसमें कि आपको बैलेंसिंग फैक्टर निकालना होता है। अगला केस लेते हैं हम लोग, Cu3P को हम क्या करते हैं? Cu3P को हम CrO4 2- के साथ रिएक्शन कराते हैं, प्रेजेंस ऑफ H+, कन्वर्ट हो जाता है Cr3 प्लस Cu2 प्लस H3PO4, इसमें कन्वर्जन हो रहा है। तीसरा एग्जांपल ही हम इसको करते हैं, तो देखिए कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां +1 है और यहां पे फास्फोरस का -3 है, क्रोमियम के यहां पे +6 है। कॉपर का क्रोमियम का +3 है, कॉपर का +2 है और फास्फोरस का यहां पे +5 है। ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए आपने। अब देखिए हम यहां पे बैलेंसिंग फैक्टर निकालना चाह रहे हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। कॉपर का +1 से +2 हो रहा है, तो 1 इंटू कितना चेंज हो रहा है? एक कॉपर में 1 से 2 हुआ तो 1 चेंज हुआ, तो 1 गुना 3 कॉपर का हुआ 1 गुना 3। फास्फोरस का देखिए -3 से +5 कितना चेंज हुआ? 8, और यहां पे कितना फास्फोरस एटम है? पर मॉलिक्यूल निकालना है तो नंबर ऑफ एटम से गुना करना होता है, बैलेंसिंग फैक्टर हो गया 11। इसके बैलेंसिंग फैक्टर की बात करें तो +6 से हो रहा है +3, कितना चेंज हो रहा है? 3, और यहां पे क्रोमियम का संख्या कितना है? ये। तो आप अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहो तो आप आसानी से निकाल सकते हो। कॉपर का होता है 63.5 इंटू 3 प्लस 31 डिवाइड बाई 11, दिस विल द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu3P, एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ CrO4 2-, दिस विल इक्वल टू 52 प्लस 64 ऑक्सीजन का डिवाइड बाई 3। इस तरह से आपने इक्विवेलेंट वेट निकाला इसका। सेम तरीके से हम आपको एक और सवाल देते हैं, Cu2S को हमने क्या किया? Cr2O72- के साथ रिएक्शन करा के इसको हमने बदल दिया Cu2 प्लस SO2 और प्लस Cr3 प्लस। अब हम बैलेंसिंग फैक्टर पे पूछ रहे हैं आपसे। देखिए कॉपर का यहां ऑक्सीडेशन नंबर है +1, सल्फर का -2, क्रोमियम का +6, सल्फर का यहां +4। फिर अगर हम बैलेंसिंग फैक्टर लिखना चाहें इसका कॉपर का, तो कॉपर में 1 से 2, तो फिर चेंज हुआ 1 और इंटू 2, और प्लस सल्फर में भी चेंज हुआ -2 से
प्लस 4 मतलब 6 इंटू सल्फर का संख्या 8, तो हो जाएगा कितना टोटल चेंज ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल 8। यहां पे बैलेंसिंग फैक्टर की बात करें तो हो गया 3 इंटू 2 मतलब 6। जब बैलेंसिंग फैक्टर निकाल लिया तो आप आसानी से इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो, मोलर वेट बाई बैलेंसिंग फैक्टर। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग फैक्टर निकालते हैं। अब देखिए जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जहां पे स्टूडेंट लोग फंसते हैं, स्टूडेंट लोग को हार्ड लगता है वो केस, वो होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का केस। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन का ही एक स्पेशल केस है जिसमें कि सेम स्पेसीज ऑक्सीडाइज भी कर रहा होता है और रिड्यूस भी कर रहा होता है। तो तीसरा हम लोग लिखेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो बता दें इक्विवेलेंट वेट ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेटिंग एजेंट, डिस्प्रोपोर्शनेटिंग एजेंट जो होता है टोटल वेट ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेटिंग एजेंट involved in balance reaction divided by number of electron transfer। ये जो है डिफिनेशन है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में बैलेंसी फैक्टर निकालने का। अब इस बात को गौर करो, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन का ही टाइप है, लेकिन जब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के अगर बैलेंसिंग फैक्टर निकालना हो डिस्प्रोपोर्शनेटिंग एजेंट का पार्टिकुलरली, तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। जैसे कि आप देखिए दो केस करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लिया आपको कहा जाए Br2 OH माइनस के प्रेजेंस में Br माइनस प्लस Br3 माइनस प्लस वाटर बना रहा है। तो सबसे पहले हमने कहा टोटल वेट ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व इन बैलेंस रिएक्शन, तो बैलेंसिंग करना होगा तो OHR हो जाएगा। Br2 जो होगा वो किसे बदल रहा है, Br3 माइनस में। सबसे पहले हम ब्रोमीन को बैलेंस और RH लिख लेते हैं। पहले हम RH क्या है, Br2 क्या हो रहा है, Br माइनस में जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो ऑक्सीडाइज कर रहा है या रिड्यूस कर रहा है उस एटम को बैलेंस कर लेते हैं। कर लिया। ऑक्सीजन हमारे पास इधर 6 है, इधर 0 है, बेसिक मीडियम का केस है तो 6 वाटर जोड़ लेंगे और हम लोग को 12H प्लस इधर 12OH माइनस इधर जोड़ना होगा। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए आपके पास दिख रहा होगा 12 माइनस, इधर 2 माइनस, तो आप क्या करोगे 10 माइनस इधर कर लोगे तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया। यहां पे सब कुछ बैलेंस है, बस चार्ज बैलेंस करना है, 2 इलेक्ट्रॉन से चार्ज बैलेंस हो गया। इसको आप 5 से गुना करोगे ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या हो सके, बराबर हो सके, और फिर क्या करोगे ऐड कर दो। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में यूज किया हाफ रिएक्शन मेथड का। 5 + 1 6 Br2 प्लस 12OH माइनस गिव्स 2 Br3 माइनस प्लस 10 Br माइनस प्लस 6H2O। तो अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहें Br2 का तो हमारे पास कितना वेट Br2 का इन्वॉल्व है, 6 इंटू मोलर वेट। मोलर वेट होगा 1 मतलब 80 इंटू 2 मतलब 160 डिवाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में कितना होगा, इतना तो 96। अगर हम बात करें बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ Br2 का तो बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ Br2 आप समझ सकते हो कि मोलर वेट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट। इस तरह से डिफाइन करोगे, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू द मोलर वेट बाय बैलेंसिंग फैक्टर। मोलेकुलर वेट अगर ग्राम, हम बार बार बोल रहे हैं कि इक्विवेलेंट वेट रिप्लेस होता है, अगर मोलर वेट के टर्म में आप डिफाइन करोगे तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट हो जाता है। तो मोलर वेट कितना हो गया 160 डिवाइड बाय 96 मतलब 10/6। तो बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ Br2 हो जाएगा 10/6। तो इस तरह से हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेटिंग एजेंट का बैलेंसिंग फैक्टर निकालेंगे। मान लीजिए इस रिएक्शन में आपसे पूछा जाए कि बताइए तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर कितना है या इसका बैलेंसिंग फैक्टर कितना है, तो बहुत आसानी से आप इसका बैलेंसिंग फैक्टर निकाल सकते हो। उसी तरह से जैसे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल कर रहे थे,
बी आर माइनस बना है कहां से, बी आर जीरो से, तो एक चेंज होकर के बना है और यहां पे एटम कितना है, एक, तो एक होगा। यहां बी आर प्लस 5 में बन रहा है और यहां जीरो से आ रहा है, तो 5 चेंज होकर बन रहा है और यहां पे ब्रोमीन का संख्या देखो कितना है, 1 है, तो कितना होगा, बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ बी आर 3 मास क्या होगा, 5 होगा। तो इस तरह से हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेटिंग एजेंट का बैलेंसिंग फैक्टर हम लोग इस तरह से अप्रोच करके निकालेंगे। लेकिन जो अदर साइड में जो ऑक्सीडाइज होकर के या जो रिड्यूस होकर अलग अलग बन रहा है, उसका हम लोग सीधा सीधी रिडॉक्स की तरह निकाल लेंगे। मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों है उसको इस तरह से करेंगे, और पार्टिकुलरली जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन है, जिसमें सिर्फ रिडक्शन है, उसको हम लोग सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन की तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए हम एक टर्म और बताते हैं आपको, एक एग्जांपल और बताते हैं, उसके बाद एक और टर्म हम लोग को पढ़ना है। जैसे कि मान लिया हम आपसे सवाल पूछते हैं कि H3PO3 है, वो H3PO4 और PS3 में बदल रहा है, इसमें बताइए इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। सवाल समझ आ रहा है? तो आप पहले पहचानो कि रिएक्शन क्या है, तो रिएक्शन आप पहचानोगे तो यहां पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन में +3 है, यहां पे +5 है और यहां पे -3 है। मतलब यहां से यहां हुआ ऑक्सीडेशन और यहां से यहां हुआ रिडक्शन। तो आपके सामने है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ साथ हो रहा है। तो अब देखो क्या, अगर हम करना चाहें बैलेंसिंग, सबसे पहले बैलेंस करना होगा, तब आप डिस्प्रोपोर्शनेटिंग एजेंट का निकाल पाओगे। तो हम बैलेंस करते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम 4 मल्टीप्लाई करते हैं और यहां पर 4 मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पे हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे। मुझे लगता है बैलेंस हो चुका है। तो इक्विवेलेंट वेट क्या बताया गया था, देखिए टोटल वेट ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेटिंग एजेंट, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, 3 प्लस 31 प्लस 48 डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखना है। तो गौर करिए, इसमें आपको साफ दिख रहा है कि 4 मॉलिक्यूल में 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज कर रहा है और 1 मॉलिक्यूल रिड्यूस कर रहा है। तो देखिए, तो 1 मॉलिक्यूल अगर रिड्यूस कर रहा है तो +3 से -3 जा रहा है, तो कितना चेंज हो रहा है, 6। ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 6 ही जो होगा ट्रांसफर हो रहा होगा। समझ में आया बात? हमने 4 मॉलिक्यूल है, 4 मॉलिक्यूल में 3 मॉलिक्यूल यहां गया, 1 मॉलिक्यूल यहां गया, तो 1 मॉलिक्यूल जब यहां जा रहा है तो इससे देखते हैं, 1 मॉलिक्यूल जब यहां जा रहा है तो +3 से -3 हुआ, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन लिया है रिडक्शन। आप चाहो तो इससे भी लिख सकते हो, 3 मॉलिक्यूल, 4 में से 3 मॉलिक्यूल यहां जा रहा है, 1 मॉलिक्यूल में कितना चेंज हो रहा है, +2, 2 बढ़ रहा है, तो 3 मॉलिक्यूल में कितना चेंज होगा, 6, तो 6 ही होना है। तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, 2/3 इंटू कितना होगा, 34 और 48, 2 और 82, कितना ग्राम जो होगा इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा डिस्प्रोपोर्शनेटिंग एजेंट का। अगर हम इसका निकालना चाहें तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर आसानी से निकलेगा 2 और इसका बैलेंसिंग फैक्टर आसानी से निकलेगा 6। आप आसानी से उसको निकाल सकते हो। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन का ही टाइप है, जिसमें डिस्प्रोपोर्शनेटिंग एजेंट का निकालने के लिए आपको इस तरह से प्रोसीड करना होता है। इसके अलावा एक और तरह का रिएक्शन होता है जिसमें कि आपको बोला जाएगा निकालने के लिए, वो होता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें 2 सोलुबल सॉल्ट्स reacts together to form an insoluble compound या insoluble salt। जैसे देखो, BaCl2 को अगर आप Na2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो हो जाएगा BaSO4 प्लस NaCl 2NaCl। ये जो प्रेसिपिटेट हुआ, ये जो इनसोल्युबल हुआ, इसी को हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। ये बहुत कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूछा जा सकता है इक्विवेलेंट वेट इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होता है, इक्विवेलेंट वेट की जगह पहले बैलेंसिंग फैक्टर डिफाइन करते हैं। एन फैक्टर इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होता है चार्ज प्रेसिपिटेटेड आउट फ्रॉम सॉल्यूशन। इसलिए क्या करोगे, जो प्रेसिपिटेट बना है
जो प्रेसिपिटेट बना उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखो, हमारे पास BaSO4 है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इधर है 2+ और इधर है 2-। ये 2+ चार्ज सॉल्यूशन से बाहर निकला होगा, 2- चार्ज सॉल्यूशन से बाहर निकला होगा, तो चार्ज प्रेसिपिटेटेड आउट कितना है, 2 है। और जो होगा टोटल चार्ज ऑन केटायन और एनायन ऑफ प्रेसिपिटेट, जो प्रेसिपिटेट बना है उसका टोटल चार्ज ऑन केटायन और एनायन, ऑब्वियसली अगर मॉडुलस लेना तो मॉडुलस ले लोगे, यही चार्ज प्रेसिपिटेटेड आउट होगा। जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल 1 के लिए अगर हम बात करें, एग्जांपल 1 के लिए तो n फैक्टर जो होगा इस रिएक्शन का, वैलेंसी फैक्टर n फैक्टर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का डिफाइन होता है, ना कि किसी स्पेसिस का। कितना होगा, 2 होगा, बिकॉज BaSO4 में 2+ 2-। समझा ना, चार्ज प्रेसिपिटेटेड आउट फ्रॉम द रिएक्शन इज कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और प्रेसिपिटेट आप n फैक्टर ऑफ दिस रिएक्शन क्या कहोगे, 2 कहोगे। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि कैसे हम लोग किसी आइसोलेटेड स्पेसिस का 4 तरह का स्पेस बताया गया, एलिमेंट, आयन, आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड में वैलेंसी फैक्टर और इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं, और किस तरह से किसी केमिकल रिएक्शन का, किस तरह से किसी केमिकल रिएक्शन में हम लोग वैलेंसी फैक्टर और इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इक्विवेलेंट वेट की तरह ही एक और कंसेप्ट होता है इक्विवेलेंट वॉल्यूम का, जो बिल्कुल उसी तरह से जैसे इक्विवेलेंट वेट है। जो इक्विवेलेंट वेट है वही कंसेप्ट है इक्विवेलेंट वॉल्यूम का। ठीक है, कुछ ज्यादा अंतर दोनों में नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा बस उसको पढ़ लेते हैं आज, उसके बाद हम लोग आगे अगले क्लासेस में पढ़ेंगे आगे की चीजें। तो एक टर्म होता है इक्विवेलेंट वॉल्यूम। जिस तरह से हमने इक्विवेलेंट वेट डिफाइन किया, जिस तरह से हमने इक्विवेलेंट वेट डिफाइन किया, उसी तरह से इक्विवेलेंट वॉल्यूम डिफाइन किया जाता है फॉर एनी केमिकल स्पेसिस। इक्विवेलेंट वॉल्यूम डिफाइन होगा मोलर वॉल्यूम डिवाइड बाई n फैक्टर। n फैक्टर निकालना आपको सिखा दिया गया है। मोलर वॉल्यूम के बारे में आपको मोल कंसेप्ट में बताया गया, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम आपसे पूछें कि फाइंड इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ H2O2 and N2 in following reaction at NT, तो पहला हम देते हैं HCl से बन रहा है H2, दूसरा हम देते हैं H2O से बन रहा है O2, तीसरा हम देते हैं H2O2 से बन रहा है O2, चौथा हम देते हैं NH3 से बन रहा है N2, और पांचवा भी एक इस तरह का देते हैं हम NO3- से बन रहा है N2। सभी का एनटीपी पे निकालना, देखिए सबका वैलेंसी फैक्टर निकालना होगा। सबसे पहले हम लोग को मोलर वॉल्यूम गैस का, सभी कुछ गैस है तो मोलर वॉल्यूम गैस का आप जानते हो कितना होता है, 12.4 लीटर एनटीपी पे, उसे यूज करना। देखो तो इसका एन फैक्टर, देखो पहले बात रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन इधर +1 में है, इधर 0 में है, तो रिड्यूस हुआ है, तो इसका H2 का वैलेंसी फैक्टर अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, +1 से 0 हुआ है, तो एक हाइड्रोजन में कितना चेंज, 1, और यहाँ पे है कितना हाइड्रोजन, 2, वैलेंसी फैक्टर हो गया 1 × 2 मतलब 2, तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम हो जाएगा H2 का 12.4 लीटर डिवाइड बाई 2। समझ में आया, तो बस बैलेंस पर निकालना। यहां पे -2 से ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है 0, तो बैलेंसिंग फैक्टर की बात जहां तक है तो क्या होगा, 2 × 2 मतलब 4, तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम जो होगा वो 2 का क्या होगा, वो क्या होगा 12.4 डिवाइड बाई 4 लीटर। समझ आ रहा है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम जो होगा वो 2 का 12.4 डिवाइड बाई 4 लीटर मतलब 5.6 लीटर।
अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -1 है, यहां पे 0 है। तो यहां पे वैलेंसी फैक्टर की बात करें अगर हम, तो कितना होगा, एक चेंज हो रहा है ऑक्सीजन में और 2 है, मतलब वैलेंसी फैक्टर ऑक्सीजन का 2 हो गया, मतलब इक्विवेलेंट वॉल्यूम हो जाएगा 12.4 डिवाइड बाई 2, मतलब 11.2 लीटर। हमने इसलिए इसको कराया कि बहुत लोग रख लेते हैं कि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम जो है 5.56 लीटर। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तभी होता है जब ऑक्साइड से O2 बनता है। जब परऑक्साइड से O2 बनेगा तो आप देख रहे हो कि वैलेंसी फैक्टर O2 का 2 हो गया रेदर देन 4, तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम भी क्या होगा, 11.2 लीटर होगा। सेम तरीके से यहां पे नाइट्रोजन -3 से 0 में जा रहा है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 3 × 2 मतलब 6। ये बात समझ आ रहा है, वैलेंसी फैक्टर इसका -3 से 0 मतलब 3 चेंज हुआ, और 3 × 2 मतलब 6। इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होगा, इक्विवेलेंट वॉल्यूम होगा 12.4 डिवाइड बाय 6 लीटर। अगर हम यहां पे बात करें +5 से नाइट्रोजन 0 हो रहा है, यहां पे वैलेंसी फैक्टर अगर हम N2 की बात करें तो एक नाइट्रोजन में 5 चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल हम लगा रहे हैं फॉर्मूला सर में, तो 10 हो गया। तो यहां पे इक्विवेलेंट वॉल्यूम जो होगा N2 का हो जाएगा 22.4 डिवाइड बाई 10 लीटर। तो ये आप देख रहे होगे कि अलग अलग केसेस में चूंकि बैलेंसिंग फैक्टर डिफर करता है सेम स्पेसिस का अलग अलग रिएक्शन में, और इसीलिए इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होता है, रिएक्शन डिपेंडेंट होता है। मोलर वेट जो होता है इंडिपेंडेंट होता है रिएक्शन से। कोई भी ऑक्सीजन का मोलर वेट हमेशा 32 ग्राम होगा, लेकिन बात अगर हम इक्विवेलेंट वेट की करें तो वो रिएक्शन डिपेंडेंट होता है, बिकॉज M फैक्टर रिएक्शन डिपेंडेंट है। ठीक है।